Good evening, friends. Today we are going to discuss on basic accounting concepts, conventions, and assumptions. So, what is accounting? Accounting is an art of recording, classifying, and summarization of financial transactions, which can be measured in terms of money or money's worth. तो दिन भर की जो एंट्रीज है या जो भी एंट्री हम लोग पास करते हैं पहले फर्स्ट दैट इज कॉल्ड डे बुक। डेली आज परचेस कितना हुआ, सेल कितना, पूरा एक हम लोग क्या करते हैं डे बुक में लिख लेते हैं। उसके बाद उसको हम लोग क्या करते हैं, सेग्रीगेट करते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, सेल, परचेज। उसके बाद हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं, समराइज करते हैं पूरा साल भर का सेल कितना है, साल भर का परचेस कितना है, खर्चा कितना है। ये सब करने के बाद एक बैलेंस शीट बनती है। ठीक है, हर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं कर सकते, ओनली बिजनेस ट्रांजैक्शन। कौन से ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं कर सकते? जो ट्रांजैक्शन को मेजर नहीं कर सकते वो भी नहीं रिकॉर्ड कर सकते। फॉर एग्जाम्पल रामा किरण रावण, रिकॉर्ड कर सकते क्या इसको? या मेरी वाइफ बहुत प्यार करती है, लेकिन रिकॉर्ड कर सकते नहीं। ओनली बिजनेस ट्रांजेक्शन विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी और मनीज वर्थ। अगर पैसे से तोल सकते हैं तो ठीक है, अगर तोल नहीं सकते पैसे से, बट उसको एक्सचेंज की वैल्यू रहती ना, जुना मोबाइल दिया नया मोबाइल लिया, तो जुने मोबाइल की वैल्यू आप डिराइव कर सकते हो, उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। क्लियर? अभी कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, व्हाट इज द डिफरेंस? कॅपिटल एक्सपेंडिचर आणि रेव्हेन्यू एक्सपेंडिचर. रेव्हेन्यू म्हणजे कसं आहे माहिती आहे का, त्याचं बेनिफिट थोड़ा टाइम साठीच आहे, थोड़े टाइम के लिए वो क्या है, उसका बेनिफिट है। मतलब कैसे, मान के चलो मैंने एक सैलरी दिया, एक महीने की सैलरी दी, एम्प्लॉय को सैलरी दिया, ये रेवेन्यू है क्या कैपिटल है? रेवेन्यू है ना, क्योंकि मैं उसको एक महीने की सैलरी दूंगा, बोलूंगा उसको अरे ये काम कर, साल भर काम कर या 2 साल तक काम कर, करेंगे क्या? नहीं करेगा। उसकी बेनिफिट जो आहे त्याचा बेनिफिट काही टेम्पररी पिरियडसाठी होतं, समजलं? कॅपिटल म्हणजे कसं आहे की त्याला आपण 1 वर्षापेक्षा जास्त वापरू शकतो, दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। कुछ कुछ फीचर्स है हम लोग देखेंगे। फर्स्ट विल डिस्कस बुक कीपिंग क्या है। Bookkeeping is a process of recording business transactions in the books of account in a very systematic manner. Accounting मैंने बताया, it is an art of recording, classifying and summarization of financial transactions. इसको ज्यादा मैं डीप में नहीं लूंगा क्योंकि आप लोगों ने इसको ऑलरेडी पढ़ा है। ठीक है, जहां इंपॉर्टेंट है उसको मैं लूंगा डीप में। तो फीचर्स ऑफ बुक कीपिंग क्या क्या है, व्हाट आर द फीचर्स? जैसे कि बताया, इट इज अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शंस। सिर्फ बिजनेस ट्रांजैक्शन ना, अगर आप बोलेंगे कि मैंने घर के लिए दूध लेके आया, वो बिजनेस के रिलेटेड नहीं है। अगर वो बिजनेस के पैसों में से लेके आया है तो क्या हो जाएगा, ड्रॉइंग्स हो जाएंगे। बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर डिफरेंट, बिजनेस इज डिफरेंट एंड पर्सनल ओनर आर डिफरेंट एंड बिजनेस इज डिफरेंट। तो बिजनेस का जो खर्चा है वही खर्चा क्या होगा, रिकॉर्ड होगा, राइट? ओनली मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस विल बी रिकॉर्डेड। ठीक है, नॉन मॉनेटरी आइटम्स विल नॉट बी रिकॉर्डेड। रिकॉर्डिंग इज मेड इन द सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बुक्स ऑफ अकाउंट्स, जिसके बुक्स ऑफ अकाउंट है
उसी के बुक्स में होंगे, दूसरे के बुक्स के अकाउंट मेरे अकाउंट में नहीं करना है। मेरा बिजनेस जो बिजनेस है, जो सेट ऑफ बुक्स है उसमें ही रिकॉर्ड करना है। मेरे अगर 4 बिजनेस है तो खिचड़ी नहीं करना है, जो बिजनेस जिसका खर्चा है उसमें ही जाना चाहिए फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड। जिस पीरियड के लिए मुझे अकाउंटिंग करना है उसी पीरियड के लिए क्या करना है, रिकॉर्ड करना है। ठीक है, नाउ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बुक कीपिंग। ऑब्जेक्ट क्या है, परमानेंट रिकॉर्ड। अपने को रिकॉर्ड चाहिए कोई भी पीरियड में। मुझे अगर मेरा कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, प्रॉफिट हो, लॉस हो, असेट हो, तो रिकॉर्ड तो करना पड़ेगा ना। बिना रिकॉर्ड किए मैं उसको परमानेंटली रख नहीं सकता। तो दिमाग में रिकॉर्ड है, बुक्स में लिखा ही नहीं, दिमाग में कितने दिन रहेगा, भूल गया तो चला गया। तो इट इज अ रिकॉर्ड ऑफ, परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ बुक कीपिंग टू नो द प्रॉफिट और लॉस अकाउंट। मेरा प्रॉफिट है या लॉस है ये जानने के लिए मुझे बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना है। मेरा कैपिटल कितना है ये भी मुझे जानना है ना, कि मैंने पैसे कितना लगाया बिजनेस में, मेरा कैपिटल कितना है। मेरे टोटल असेट्स और लायबिलिटीज कितने हैं। व्हाट इज असेट्स, व्हाट इज कैपिटल, द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर्स, हो चाहे प्रोपराइटर हो सकता है या पार्टनर हो सकता है या कंपनी हो सकती है। जो ओनर ने कैपिटल लगाया दैट इज, जो इन्वेस्टमेंट किया दैट इज कैपिटल। क्लियर। असेट्स मीन्स मैंने कितना, मेरा प्रॉपर्टी है, मैंने खरीदे हुए असेट्स या मैंने खरीदे हुए प्रॉपर्टी या कंपनी ने खरीदे हुए प्रॉपर्टी वो कितने हैं, दैट इज असेट्स। ठीक है, द थिंग्स ओन्ड बाय द बिजनेस, जो बिजनेस ओन करती है दैट इज असेट्स। लायबिलिटी मीन्स अगर मुझे आउटसाइड पार्टी किसी को देना है या मैंने लोन लिया है, ठीक है, मुझे देना है, जो देना है वो क्या है, लायबिलिटी है। ठीक है, टू नो द प्रोग्रेस, अकाउंटिंग रहने से क्या हो जाता है, प्रोग्रेस देख सकते हैं कि बिजनेस मेरा पिछले साल कितना था, इस साल कितना है, मैं देख सकता हूं, ग्रोथ देख सकता हूं। ठीक है, टू नो द लीगल रिक्वायरमेंट्स एंड टैक्स लायबिलिटीज, कि मेरे को टैक्स लायबिलिटी कितनी आ रही है या कोई कंप्लायंस है, करना है, कितना करना है, किया है नहीं किया है, ये किससे पता चलेगा, बुक कीपिंग। ठीक है, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं लेकिन फिलहाल बेसिकली इतने ऑब्जेक्ट्स है। ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, एक होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जैसे कि अभी मैंने जो डिस्कस किया, पीएनएल अकाउंट, बैलेंस शीट, ट्रेडिंग अकाउंट, ये सब क्या है, फाइनेंशियल अकाउंट में आता है। एक होता है कॉस्ट अकाउंटिंग, मतलब एक प्रोडक्ट बना रहा हूं, ये बॉटल बनाने के लिए मुझे कितना खर्चा आ रहा है, ये इसका कॉस्ट कितना है, ये प्रोसेस का कॉस्ट कितना है, ये जॉब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट कितना है, ये जो जानने के लिए भी कॉस्ट अकाउंटिंग होता है। और तीसरा होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कि रेशियो एनालिसिस, ब्रेक इवन पॉइंट, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। कोई डिसीजन अगर मुझे लेना है मैनेजमेंट को, कुछ रेशियोज लगेंगे, कुछ फिगर्स लगेंगे कि नेट प्रॉफिट रेशियो कितना है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कितना है, डेट और असेट कितने हैं, कि मुझे एक्सपांड करना है या कॉस्ट कटिंग करना है, मुझे कोई चीज खरीदना है, मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना है, हर चीज के लिए क्या लगता है, कुछ डेटा लगता है। डिसीजन मेकिंग ऐसे डिसीजन नहीं करते कि आज इतना टर्नओवर है, कल को इतना टर्नओवर होगा, आगे कितना टर्नओवर होगा, फिर मुझे इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है, ये सब मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आता है। सो फिलहाल हम लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग में फोकस करते हैं।
ये बेसिक टर्मिनोलॉजीज है, ये कुछ कंसेप्ट है, ठीक है, कुछ अकाउंटिंग कंसेप्ट, कुछ अजम्पशंस, कुछ कन्वेंशंस, कुछ ट्रांजैक्शंस जो है ये ऐसे क्यों है, उसके लिए कुछ अजम्पशन्स आहे, कुछ कन्व्हेन्शन्स आहे. वर्ल्ड वाईड तुम्ही कुठेही गेला तरी काही सेट प्रिन्सिपल्स आहेत, ठीक आहे, ते फॉलो करावं लागतं. असं नाही की मी माझ्या मनाच्या प्रमाणे मी कुठलंही मी हे करू शकतो, ट्रीटमेंट देऊ शकतो, नाही. काही रूल्स है, वो रूल्स को हमें क्या करना पड़ता है, फॉलो करना पड़ता है. नहीं तो क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्मिटी नहीं रहेगी. मेरा रिकॉर्ड अलग शो करेगा, दूसरे का रिकॉर्ड अलग शो करेगा, वो अलग चीज फॉलो कर रहा है, मैं अलग चीज फॉलो कर रहा हूं, फिर कोई प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं मिलेगा. तो क्या है, कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज है. एक बिजनेस ट्रांजैक्शन, जो बाइंग एंड सेलिंग जो भी रहेगा, बिजनेस रिलेटेड वट एवर ट्रांजेक्शन आर, क्या हो जाएगा, बिजनेस ट्रांजेक्शन. एंट्री क्या है, नरेशन क्या है, गुड्स, प्रॉफिट लॉस, बैलेंस शीट, असेट, लायबिलिटीज, नेटवर्थ, ये सब छोटे 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 टर्मिनोलॉजी है. बैड डेट्स है, गुडविल्स है, डिस्काउंट है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है. गुड्स मीन्स जो चीज मैं खरीद रहा हूँ बिजनेस के लिए और उसको बेच भी सकता हूँ या प्रोडक्शन में यूज कर सकता हूँ, ठीक है. लेकिन अगर मैं घर के लिए कुछ खरीद रहा हूँ, दैट इज नॉट अ गुड्स, इट इज नॉट रिलेटेड टू बिजनेस. असेट लाइबिलिटीज आपने देखा. नेटवर्थ क्या है, मेरा पैसा, मेरा कैपिटल बिजनेस में कितना है. असेट्स माइनस लायबिलिटीज इज माय नेटवर्थ. क्लियर. कॅपिटल मी जे गुंतवले पैसे बिजनेस में, मैंने जो पैसा लगाया है वो क्या है, कैपिटल. उसमें से कुछ अगर विड्रॉ करता हूं तो क्या होगा, प्राइस, ठीक है. एक्सपेंडिचर, टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर, जैसे कि बताया, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. डिस्काउंट मतलब कोई भी चीज आप लेते हो, कैश डिस्काउंट होता है, एक ट्रेड डिस्काउंट होता है, ठीक है. ट्रेड डिस्काउंट मीन्स अभी मैं बेचा 40% ऑफ ले लो, वो जो 40% जो है वो ट्रेड डिस्काउंट. कैश डिस्काउंट जो है, मैंने बेचा लेकिन मुझे पेमेंट अगर 15 दिन में अगर तू देता है तो तुझे 10% डिस्काउंट बोलते हैं ना. पेमेंट अगर लवकर दिलं तर मी 10% डिस्काउंट देणार, दॅट इज कॅश डिस्काउंट, ठीक है. गुडविल, मार्केट में एक नाम रहता है, वो नाम का वैल्यू रहता है, वो गुडविल, वो ब्रांड का वैल्यू रहता है, दैट इज गुडविल, ठीक है. बहुत सारे कंपनी जो है लॉस में बेचते हैं, फिर भी उनका गुडविल जो है बहुत रहता है मार्केट में, सिर्फ नाम से चलता है. लोग वो ब्रांड खरीदते, करोड़ों में खरीदते, बिलियंस में खरीदते, क्योंकि नाम ऑलरेडी बन गया है, मार्केटिंग की ज्यादा खर्चा नहीं होगा, वो नाम से बिकता है, ठीक है. दैट इज गुडविल. बैड डेट्स, अगर मैंने सेल कर दिया, सेल करने के बाद मुझे पैसा आना है, ठीक है. जो पैसा आने वाला है उसको डेट बोलते हैं. क्या बोलते हैं, सन्ड्री डेटर्स, देने वाले. बिजनेस मैंने सेल किया है, वो पैसा आना है मुझे, वो सन्ड्री डेटर्स. अगर वो दे नहीं पाए, म्हणजे त्यांनी घेतलं माझ्याकडून सर्व्हिस, गुड्स घेतला, पण मला पैसे देत नाहीये, फॉलोअप करून करून मी थकलो, आता ते बुड खाता, रिकव्हरी होऊ शकत नाही, दैट इज कॉल्ड बैड डेट्स, ठीक है. डेटर्स एंड क्रेडिटर्स. एक बात बताइए, डेटर को डीआर लिखते, क्रेडिटर को सीआर लिखते, क्यों लिखते. लेकिन डीटी लिखना चाहिए था इसको, या तो सीटी लिखना चाहिए था. डेटर को डीआर लिखते, क्रेडिटर को सीआर लिखते, क्या रीजन है. डेबिट रिकॉर्ड, क्रेडिट रिकॉर्ड. डेबिट इज एन एसेट, क्रेडिट इज अ लायबिलिटी,
ठीक है। सॉल्वेंट और इनसॉल्वेंट। सॉल्वेंट मतलब पैसे वाला, जिसके पास पैसा है, दैट इज सॉल्वेंट। इनसॉल्वेंट मतलब दिवाळीखोर, दे नहीं सकता, मेरे पास पैसा ही नहीं, मेरे पास दे ही नहीं सकता, दैट इज इनसॉल्वेंट. अकाउंटिंग इयर, फायनान्शियल इयर, त्याच्यातलं काय डिफरन्स आहे? व्हॉट इज द डिफरन्स बिटवीन अकाउंटिंग अँड फायनान्शियल इयर? अकाउंटिंग ईयर और फाइनेंशियल ईयर. अकाउंटिंग ईयर वो आप कोई भी डेट ले सकते हो, 6 मंथ्स का अकाउंटिंग है या 1 साल का अकाउंटिंग है या जनवरी से दिसंबर है, वो आपके ऊपर है. मैनेजमेंट जो डिसाइड करेगा बेस्ड अपॉन दैट, दैट इज अकाउंटिंग ईयर. पण फायनान्शियल इयर गव्हर्नमेंटनी फिक्स केलेलं आहे, त्याला आपण चेंज नाही करू शकत. 1 एप्रिल पासून 31 मार्च पर्यंत तुमचं काय फायनान्शियल इयर आहे. अकाउंटिंग इयर डिफरंट असू शकतो, पण फायनान्शियल इयर सेमच असेल. जेव्हापर्यंत गव्हर्नमेंट चेंज करत नाही तब तक क्या होगा, दैट विल रिमेन सेम. फोलियो, इंश्योरेंस, ट्रेड, डिपॉजिट वो बाद में देख लेंगे. अभी एक कैश ट्रांजैक्शन और एक दूसरा होता है क्रेडिट ट्रांजैक्शन. कैश मतलब उधारी अलाउड नहीं, पैसे द्या माल गया, दैट इज कैश. नकद, पैसा दो माल लो. क्रेडिट क्या है? अभी ले ले, 1 महीने के बाद दे, 15 दिन के बाद दे, कल दे, अभी के अभी नहीं, बाद में दो. ठीक है, वो क्रेडिट ट्रांजेक्शन. उधारी जो है दैट इज क्रेडिट ट्रांजेक्शन. क्लियर? बाइंग एंड सेलिंग जो है दैट इज बिजनेस ट्रांजेक्शन. अभी एंट्री, एंट्री मतलब रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन. ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है. नरेशन एक आता है, जब टैली में आप करोगे तो नरेशन आता है. नरेशन मतलब शॉर्टकट में कि हमने क्या बेचा है क्या नहीं बेचा है, जस्ट हर चीज लिखनी पॉसिबल नहीं होता, शॉर्टकट में नीचे मेंशन कर दो, दैट इज नरेशन. गुड्स, द कमोडिटीज आर्टिकल्स व्हिच ट्रेडर डील्स आर कॉल्ड गुड्स फॉर दैट बिजनेस. समझ ल, इसमें कोई डाउट? सिंपल है. एक होता है प्रॉफिट, दूसरा होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर. इसमें क्या डिफरेंस है? प्रॉफिट आणि इनकम अँड एक्सपेंडिचर ह्याच्यात काय डिफरन्स आहे? when we use word profit and loss account, when we use word income and expenditure account. देखिए, जहां मेरा मकसद ट्रेडिंग या प्रॉफिट कमाना नहीं है, ठीक है, ट्रेडर के लिए क्या है, प्रॉफिट कमाना ही मेन मोटिव है, मेन बिजनेस है. लेकिन नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो है, इनके लिए प्रॉफिट कमाना मेन मोटिव नहीं है. इनके लिए जो भी सरप्लस बचता है दैट इज इनकम इन एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेस और सरप्लस इन एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेस. लेकिन बाकी एज अ बिजनेसमैन के लिए क्या है, प्रॉफिट और लॉस. क्लियर? असेट, मैंने जैसे कि बताया, एसेट प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड ओन्ड बाय बिजनेसमैन. क्लियर? लायबिलिटी, जो भी देना है मार्केट में, किसी का भी देना है, मैंने जो भी खरीदा है उसके लिए या सर्विस लिया है उसके लिए. क्लियर? नेटवर्क, असेट्स माइनस लायबिलिटीज. अगर मेरे असेट 200 करोड़ है, मेरे लायबिलिटी 150 करोड़ है, तो हाउ मच विल बी माय नेटवर्क? 200 कोटी माझे असेट्स आहे आणि लायबिलिटी 150 कोटी आहे, तर माझा नेटवर्थ किती आहे? 50 करोड़. क्लियर? वो मेरा पैसा है ना, मी कमवलेला पैसा है, दैट इज माय कैपिटल, माय इन्वेस्टमेंट. क्लियर? अभी असेट्स में जो है, एक होता है फिक्स असेट, एक होता है करंट असेट्स, और तीसरा है फिक्टिशियस.
फिक्स मतलब जिसको हम लोग यूज कर सकते हैं मोर देन 1 ईयर। आया समझ में? फॉर एग्जाम्पल लैंड एंड बिल्डिंग, कंप्यूटर, फर्नीचर, ये चीजें जो है 1 साल से ज्यादा मैं यूज कर सकता हूँ। दीज आर फिक्स असेट्स। इसमें भी दो टाइप है, एक मूवेबल और एक इमूवेबल। उसको एज इट इज मैं अगर उसको मूव कर सकता हूं विदाउट मच डैमेज, दैट इज कॉल्ड मूवेबल। लेट्स से प्लांट एंड मशीनरी, ये लैपटॉप या फर्नीचर, इसको बिना तोड़े मैं क्या कर सकता हूं, मूव कर सकता हूं। दिस इज कॉल्ड मूवेबल एसेट। अगर मुझे बोलेंगे किसी ने कि मुझे ऑफिस शिफ्ट करना है, नहीं कर सकता, तोड़ के ही उसको शिफ्ट करना पड़ेगा। तोड़ने के बाद क्या रहेगा वो, रैबिट। दिस इज इमूवेबल लैंड एंड बिल्डिंग। क्लियर? एक होता है करंट एसेट। करंट मतलब क्या है कि 3 महीने के अंदर मैं उसको कैश में कन्वर्ट कर सकता हूं। लेट से डेटर्स, मैंने किसी को माल बेचा है, पैसा आना है, दैट इज करंट एसेट्स। या मेरा बैंक बैलेंस या फिक्स डिपॉजिट या कैश बैलेंस, इमीडिएटली मैं कन्वर्ट कर सकता हूं ना उसको शॉर्ट पीरियड में। दिस इज करंट एसेट। एक होता है फिक्टिशियस एसेट। फिक्टिशियस मतलब जैसे अभी कंपनी फॉर्म किया मैंने, कंपनी फॉर्म करने के लिए बहुत सारा खर्चा हो गया, कंपनी अभी तक फॉर्म हो गई, खर्चा हो गया, वो खर्चा जो है मैं एक ही साल में बुक नहीं कर सकता, उसको उसको डेफर करना पड़ता है। ठीक है? तो फिक्टिशियस एसेट है लेकिन फिक्टिशियस है। ठीक है? और एक आता है एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और एक डेफर्ड एक्सपेंडिचर। रेव्हेन्यू मीन्स त्याच वर्षात मी खर्च केलं आणि प्रॉफिट लॉसला डेबिट केलं। लेट्स से रेंट एक्सपेंस, रेंट, सैलरी, रिपेयर्स, मेंटेनेंस, परचेस, ये सब रेवेन्यू है। डेफर्ड रेवेन्यू, मैंने सचिन तेंदुलकर को कहा, मैंने ब्रांड एम्बेसडर बनाया 4 साल के लिए, मेरा ब्रांड एम्बेसडर, लेकिन पैसा तो अभी दे दिया उसको, वो 4 साल उसकी सर्विस रहेंगी, लेकिन पैसा मैंने अभी दिया। तो इस साल के लिए 1 करोड़, अगले साल के लिए 1 करोड़, ऐसा 4 साल तक वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, एडवर्टाइजमेंट, लेकिन 1 साल के लिए नहीं है, वो 4 साल के लिए है। तो क्या होगा, 1 साल इस साल रेवेन्यू, अगले 3 साल जो है डेफर हो जाएगा। या इंश्योरेंस अभी चल रहा है अगस्त, मैंने अभी इंश्योरेंस निकाला, 1 साल उसकी क्या है, बेनिफिट मिलेगा ना मुझे। अभी बचे कितने साल, कितने महीने, 6 महीना बचा है या 8 महीना बचा है, मार्च तक 8 महीना है, 8 महीने का रेव्हेन्यू एक्सपेंडिचर होगा, तो 4 महिन्याचं जे होईल ते डेफर होईल, पुढच्या वर्षी जाईल ना। ह्या वर्षात फक्त 8 महिन्याचा वापरला मी, 4 महिन्याचा जो आहे पुढच्या वर्षी मी डेबिट करणार, खर्चात टाकणार, दॅट इज डेफर्ड रेव्हेन्यू। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर क्या है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स रूल्स है टू बी अडॉप्टेड बाय द अकाउंटेंट्स। Accounting is language of business. This, these are general guidelines for sound accounting practices. अभी कौन बनाता है रूल्स, अकाउंटिंग रूल्स? कौन बनाता है? द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, ये इंस्टीट्यूट है ना। ये पॉलिसी कुछ भी गवर्नमेंट बनाती है, लेकिन रिकमेंडेशंस या जो भी है डिसीजंस, उसके जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, रूल्स, प्रिंसिपल्स, एक बॉडी है इंस्टीट्यूट, सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की जो है बॉडी है, उसके रिकमेंडेशन से, उसके एक्सपर्टीज से बहुत सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हो, प्रिंसिपल्स हो, रूल्स हो, ये सब इंस्टीट्यूट बनाती है। क्लियर?
इसका मकसद क्या है कि रिलायबल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होना चाहिए, यूनिफॉर्मिटी होना चाहिए और वैलिड और अप्रोप्रिएट अजम्पशंस होना चाहिए, बेसलेस अजम्पशन नहीं। क्योंकि हर बिजनेस के लिए बिजनेस बहुत वेराइटी है ना। कोई रियल एस्टेट में है, कोई हॉस्पिटैलिटी में है, कोई ट्रेडिंग में है, कोई मैन्युफैक्चरिंग में है। हर एक के लिए अलग 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 अजम्पशंस हो जाते हैं। रेवेन्यू रिकग्निशन हो, कॉस्ट रिकग्निशन हो, इसके लिए गवर्नमेंट जो है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है, सीए इंस्टीट्यूट जो है, वो पॉलिसीज वगैरह जो है फ्रेम करती है। ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट, रियल, नॉमिनल और पर्सनल। शॉर्ट में बताता हूं। पर्सनल मतलब क्या है? रूल हो गया, रिलेटेड टू पर्सन। पर्सनल मीन्स रिलेटेड टू पर्सन। ठीक है। नेचुरल पर्सन या आर्टिफिशियल पर्सन, रिलेटेड टू पर्सन, सिंपल। रियल मीन्स रिलेटेड टू, रियल मीन्स क्या है? आई कैन टच इट, आई कैन फील इट। ठीक है, वो रियल है। नॉमिनल मतलब खर्चा या इनकम। क्लियर? पर्सनल, रियल, नॉमिनल। अभी रूल्स को इसको पढ़ लो, चलेगा। पर्सनल, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। लेने वाला देने वाला, सिंपल है। पर्सनल मतलब लेने वाला देने वाला। क्या करेगा वो? या तो देगा या तो लेगा। क्या देगा क्या लेगा? उसको बोलते हैं बेनिफिट गिवर, बेनिफिट रिसीवर। कोई फायदा है ना? अगर पैसा ले रहा है, बेनिफिट है ना उसको। पैसा दे रहा है, बेनिफिट दे रहा है ना। घेणाराचे अकाउंट, घेणाराचे अकाउंट डेबिट, देणाराचे अकाउंट क्रेडिट। अरे इंग्लिश में मराठी में ट्रांसलेट किया। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। लेने वाला डेबिट, देने वाला क्रेडिट। समझ ला? लेने वाला डेबिट, देने वाला क्रेडिट। ठीक है। लेकिन कहां लेने वाला कहां देने वाला? बिजनेस से लेने वाला, बिजनेस को देने वाला। आप बोलेंगे पर्सनल ट्रांजैक्शन है, वो बिजनेस में मत लेके आओ। मैं अगर बिजनेस में से पैसा उठा के किसी को दे रहा हूं, तो आप वो उसका अकाउंट डेबिट। अभी कैश दे रहा हूं तो क्रेडिट, बैंक दे रहा हूं तो क्रेडिट। क्लियर? सेकेंड अकाउंट जो है, डेबिट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कहां आना चाहिए? कहां आना चाहिए? अरे बिजनेस के बुक्स में आना चाहिए। बिजनेस में से असेट बढ़ रही है कम हो रही है, ये देखना है आपको। असेट कब बढ़ती है? असेट कब बढ़ती है? अरे परचेस करेंगे तो। मैंने लैपटॉप खरीदा तो असेट बढ़ गई या कम हो गई? बढ़ गई। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, लैपटॉप अकाउंट डेबिट। टू, अभी किससे खरीद रहे हैं? वो बेनिफिट दे रहे हैं ना, उधारी पे दे रहा है तो बेनिफिट है ना। ये आप कैश में खरीद रहे हो, कैश इज गोइंग आउट, कैश कम हो रही है ना अकाउंट से। आया समझ में? बिजनेस के एंगल से सोचना है। मेरे बुक्स में असेट वाढती है का कमी होती है? असेट वाढली तर डेबिट,
मैंने बोला था, क्या बोला था? असेट अकाउंट शोज डेबिट बैलेंस, लायबिलिटी अकाउंट शोज क्रेडिट बैलेंस। मेरा अगर एसेट बढ़ गई तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? डेबिट या क्रेडिट? डेबिट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो चीज बिजनेस में आई डेबिट, बिजनेस से गई क्रेडिट, तब जाती है एसेट बिजनेस से। कैश उठा के बैंक में भरा, ठीक है, एसेट कम हो गई। या लैपटॉप को बेच दिया तो क्या हो गया? एसेट कम हो गई। है समझ में? रियल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट ये दोनों बैलेंस शीट में आते हैं, ये ध्यान में रखो। रियल और पर्सनल बैलेंस शीट में आते हैं ये। एसेट बैलेंस शीट में आएंगी, डेटर क्रेडिटर बैलेंस शीट में आएंगे, रियल अकाउंट पर्सनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट बैलेंस शीट में नहीं आता, वो पीएनएल अकाउंट में आता है। खर्चा, इनकम। क्लियर? खर्चा डेबिट, इनकम क्रेडिट। हार्डली एक लाइन में, डेबिट द रिसीवर, credit giver, debit what comes in, credit what goes out, debit all expenses and losses, credit all incomes and gains। वेरी सिंपल। वो भी समझ में नहीं आता इतना सोचो। लेने वाला डेबिट, देने वाला क्रेडिट। जिसने लिया डेबिट, जिसने दिया क्रेडिट। गिरणारा डेबिट, देणारा क्रेडिट। क्लियर? असेट जो आहे, असेट आत आली बिझनेस मध्ये डेबिट, बाहेर गेली क्रेडिट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। आया डेबिट, गया क्रेडिट। आया डेबिट, गया क्रेडिट। एक्सपेंस डेबिट, इनकम क्रेडिट। 6 वर्ड है बस, डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट। इतना सोचो, अकाउंटिंग हो गया इसमें। चलो आगे। ये शॉर्टकट है, थंब रूल इसको बोलते हैं। असेट बढ़ गई डेबिट, असेट कम हो गई क्रेडिट, रियल अकाउंट। ठीक है? लायबिलिटी बढ़ गई तो क्या होगा? क्रेडिट होगा। उल्टा, लायबिलिटी बढ़ गई तो क्रेडिट, कम हो गई तो डेबिट। लायबिलिटी कब बढ़ती है? आपने कोई चीज खरीदा उधारी पे तो देना बाकी है ना उसको, तो लायबिलिटी क्या हो गई? बढ़ गई। और जब लायबिलिटी में पे कर दूंगा, कम हो गई। तो डेबिट लायबिलिटी, क्रेडिट बैंक के कैश, असेट भी कम हो जा रही ना। देखो हर चीज का डबल इफेक्ट है। लायबिलिटी बढ़ती है तो असेट बढ़ती है, असेट बढ़ती है तो लायबिलिटी बढ़ती है। असेट भी बढ़ती है, लायबिलिटी भी बढ़ती है। बढ़ती है ना। असेट बढ़ी, लैपटॉप खरीदा मैंने, असेट बढ़ गई। लेकिन जिसको देना है उसकी भी लायबिलिटी बढ़ गई ना। लायबिलिटी कम हो गई, बैंक से मैंने पैसा उठा के दे दिया उसको, बैंक बैलेंस कम हो गया, एसेट कम हो गई। लेकिन जिसको दे दिया उसका बैलेंस भी कम हो गया ना, लायबिलिटी भी कम हो गई। एसेट भी कम, लायबिलिटी कम। हर चीज के दो इफेक्ट, एक डेबिट, एक क्रेडिट। सिंपल है। ये पीपीटी में दे दूंगा, कोई मुश्किल नहीं। अब देखो एक कंसेप्ट है, अभी तो हम लोग बेसिक देखा। अब ये कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट मैंने डिस्कस किया है। कौन सा? एंटिटी कंसेप्ट। ओनर्स आर डिफरेंट, बिजनेस डिफरेंट। बिजनेस को प्रॉफिट होता है तो किसका प्रॉफिट है? ओनर का है। प्रॉफिट इज अ लायबिलिटी,
लॉस इज असेट, क्योंकि कंपनी को रिटर्न देना पड़ेगा ना। प्रॉफिट है तो लायबिलिटी है, असेट है तो लॉस है तो असेट है। क्लियर? मैं डिस्कस करता हूं, फिर बाद में आप आराम से पढ़ लो, ठीक है। मनी मेजरमेंट, मनी मेजरमेंट क्या है? ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन्स मस्ट बी इन टर्म्स ऑफ मनी। पैसे में है तो ही कर सकते हैं, या मनी इज वर्थ। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था, रामा केळ रावण, या मेरी वाइफ बहुत प्यार करती है, ये रिकॉर्ड नहीं कर सकते क्योंकि मनी मेजरमेंट नहीं है इसमें। गोइंग कंसर्न, हम किसी से भी जब बिजनेस करते हैं तो ये सोचते हैं कि आज मैं उससे खरीद रहा हूं, कल बिजनेस रहेगा नहीं, पता नहीं। ऐसा नहीं ना, मैं उसको बेच रहा हूं, कल उसका शायद बिजनेस बंद होगा, ये सोच के नहीं करते। ये सोचते हैं कि वो बिजनेस उसका चलते रहेगा, आगे क्या होगा पता नहीं, लेकिन बिजनेस चलते रहेगा। गोइंग कंसर्न, बिजनेस चलते रहेगा, ये दिमाग में रख के हम लोग ट्रांजेक्शन करते हैं। दिस इज गोइंग कंसर्न। अकाउंटिंग पीरियड कंसर्न, जो पीरियड का अकाउंटिंग मैं कर रहा हूं वही पीरियड का बिल एंटर करना है, ना पिछले साल का अभी करना है एंटर, ना इस साल का अगले साल करना है, मेरे दिमाग से नहीं जाना है। ठीक है? म्हणजे काय, ज्या वर्षाचं बिल आहे, आता कुठलं वर्ष सुरू आहे, फायनान्शियल इयर 25-26, ह्या वर्षात जे काही मी खरेदी केलंय किंवा विकलंय किंवा पैसे आलेत किंवा पैसे दिलेले आहेत, ते ह्याच वर्षी काय करावं लागेल, रिकॉर्ड करावं लागेल, बिकॉज अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। मैं इस साल का अगले साल, पिछले साल का अभी नहीं बुक कर सकता, उसके रूल्स है। क्योंकि क्या है रीजन, अगर वैसा करूंगा तो मेरा एक्चुअल प्रॉफिट इस साल का कितना है, एक्चुअल फाइनेंशियल फिगर्स इस साल के कितने हैं, वो मुझे नहीं पता चलेंगे। समझ ला? अकाउंटिंग कॉस्ट कंसेप्ट, मान के चलो 10 करोड़ की प्रॉपर्टी आपने 20 करोड़ में खरीदा, तो कितना बुक करना चाहिए? 10 कोटीची वस्तू तुम्ही 20 कोटीला खरेदी करताय, तर किती बुक करायला पाहिजे, 10 कोटी का 20 कोटी? बोलो ना, अरे चुकू द्या रे, काही प्रॉब्लेम नाही। 10 कोटीची वस्तू 10 कोटी मध्ये बुक केलं तर 20 कोटी दिलं ना तुम्ही समोरच्याला, मग 10 कोटी काय दाखवणार? इसको बोलते कॉस्ट कन्सेप्ट। मला कितीला पडलं, 20 कोटी, मग किती बुक करायला पाहिजे, 20 कोटी। लेट से उलटा, 100 कोटीची वस्तू मला 10 कोटीला भेटली, मार्केट वैल्यू 100 करोड़ है, मैं 10 करोड़ में खरीद रहा हूं, तो कितने बुक करना चाहिए, 100 करोड़ या 10 करोड़? 10 करोड़। क्यों? मैं कितना दे रहा हूं उतना ही बुक करना है ना, मैं दे ही 10 करोड़ रहा हूं, 100 करोड़ बुक करूंगा तो फिर 90 करोड़ किसको देना है? चलो और एक एग्जांपल, शादी में ससुर जी ने बेंटली कार दिया आपको, या रोल्स रॉयल कार दिया आपको, कितने बुक करोगे? अरे सर इतनी बड़ी कौन कार देगा? सीधे सासरा है, बोले सर कहा इतनी बड़ी कार मिली, कितीला बुक करणार? नहीं बुक करणार, काही दिलंच नहीं ना, कोई दिया ही नहीं है, फ्री में मिला है, गिफ्ट मिला है भाई। लेकिन अगर बुक नहीं करोगे तो उसका ड्राइवर की सैलरी, डीजल, पेट्रोल, रिपेयर, मेंटेनेंस, बुक्स में कैसा रिकॉर्ड करोगे? ऑफिसर बोलेगा नहीं क्या, बुक्स में रिकॉर्ड में बुक ही नहीं, कार ही नहीं दिख रही और तू खर्चा बुक कर रहा है। उसके लिए क्या है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10,
इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10, अकाउंटिंग फॉर फिक्स असेट्स, वो क्या बोलते हैं, नॉमिनल 1 रुपए में बुक करो कि असेट में आना दिखना चाहिए कि मेरे पास असेट है, एसेट रजिस्टर में दिखना चाहिए ना। पहले आपने कुछ भी उसको खर्चा नहीं किया है, फ्री में मिला है, लेकिन नॉमिनल वैल्यू एट ₹1 बुक करो कि कल को जाके असेट में दिखना चाहिए। क्लियर? मैचिंग कंसेप्ट, रेवेन्यू और एक्सपेंस क्या होना चाहिए, मैच होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, मान के चलो एक कॉन्ट्रैक्ट मिला, ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्ट आज मिला, वो 3 साल चलेगा, ठीक है। पैसा मुझे बिल्डर ने क्या कर दिया, पैसा का पूरा पूरा अभी का अभी दे दिया, खर्चा कुछ हुआ नहीं है, पूरा का पूरा अभी मैं रेवेन्यू बुक करूंगा तो क्या होगा, इस साल पूरा इनकम टैक्स भरो, अगले साल से लॉस 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 लॉस, प्रॉपर फिगर नहीं होगा ना। तो इस साल जितना खर्चा हुआ है उसी के हिसाब से रेवेन्यू बुक करो, क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर शुड मैच। समजलं का? म्हणजे 3 वर्षात काम होणार आहे माझं, वर्क ऑर्डर भेटलंय, काम मला पैसे पण आलेले आहेत, इन्कम किती बुक करायला पाहिजे, पर्सेंटेज कम्प्लिशन, या वर्षी किती कंप्लीट झालंय तेवढंच खर्च बुक करा, तेवढंच इन्कम बुक करा. नसेल तर काय होणार, या वर्षी पूर्ण मी काय केलं, इन्कम बुक करून टाकलं, पुढच्या वर्षी लॉस, त्याच्या पुढच्या वर्षी लॉस, आता टॅक्स भरलाय, पुढच्या वर्षी रिफंड देतील का गव्हर्नमेंट, नाही देणार. मला प्रॉपर अनालिसिस करता येणार नाही, म्हणून ह्या वर्षी जेवढं इन्कम झालंय तेवढंच खर्च, जेवढं खर्च झालाय तेवढं इन्कम बुक करा, मॅचिंग कन्सेप्ट. ठीक आहे. ड्युअल एस्पेक्ट, ड्युअल एस्पेक्ट क्या है, असेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, या कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज. हर चीज के दो इफेक्ट, एक डेबिट दूसरा क्रेडिट. क्लियर? सिंपल है. रियलाइजेशन कंसेप्ट, रियलाइजेशन म्हणजे काय, राइट टू रिसीव, मैंने बेचा, राइट हो गया ना उसके ऊपर, कि मुझे लीगली एनफोर्सेबल राइट है कि उससे मुझे पैसा लेना ही है, तो बुक करो. ठीक है, तो बुक करो. कभी कभी क्या होता है, मैं देता हूं मटर, ये दे दिया, एक बार एक काम करो, इसको यूज करो, पसंद आया तो रख लो, नहीं पसंद आया तो वापस दे दो, तो क्या हो जाएगा, ये राइट टू रिसीव नहीं है, सेल ऑन अप्रुव्हल बेसिस हो गया है. कस्टमरने म्हटलं की बाबा ठीक आहे, तुम्ही, मी घ्यायला तयार आहे, तेव्हा राईट झालं ना, लिगल राईट, की मला त्यांच्याकडून पैसे येणं आहे, दैट टाइम यू बुक. मान के चलो मुझे ऑर्डर मिला, काम हुआ नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, क्या रियलाइजेशन हो गया क्या? आज के दिन में मुझे ऑर्डर मिला, बड़ा काम मिला, काम भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, पैसा भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो इसको इनकम बुक करना चाहिए क्या? नहीं. राइट टू रिसीव अभी तक हुआ नहीं है. क्लियर? Revenue is to be said to be realized only when cash has been received, or right to receive cash on sale of goods or services, or both has been created. एक तो पैसा मिला, या तो सामने वाला जो है उसे बंधनकारक आहे, त्याला देणं आहे, त्यांनी सर्व्हिस घेतली आहे किंवा गुड्स घेतलंय, तो नकारू शकत नाही, उसको कंपल्सरी देना ही है, दैट इज राइट टू रिसीव. कंजर्वेटिज्म, ये प्रिंसिपल क्या बोलता है, ये आप जो है एंटिसिपेटेड, क्या बोलते हैं,
एंटिसिपेटेड प्रॉफिट को रिकॉग्नाइज मत करो। मान के चलो कोर्ट में केस चल रहा है, ठीक है, मार्च खत्म हो गया, कोर्ट में केस चल रहा है, कंपनी को कंफर्म पता है कि 10 करोड़ का कोर्ट क्या करने वाली है, ऑर्डर कंपनी के नाम से आने वाला है, कंपनी को 10 करोड़ पैसा मिलने वाला है, रिकॉर्ड करना चाहिए क्या? मिलने वाला है, एंटिसिपेटेशन है। तो एक कंसेप्ट क्या बोलता है, मत रिकॉर्ड करो, एंटिसिपेटेड प्रॉफिट को मत रिकॉर्ड करो। लेकिन अगर वही लॉस है, उसको कंपनी को पता चल रहा है कि ये कंफर्म ये होने वाला है कि लॉस होने वाला है, हम लोग केस हार जाएंगे, 10 करोड़ का कंपनी को क्या होने वाला है, नुकसान होने वाला है, वो नुकसान का प्रोविजन करो। क्या करो, प्रोविजन। क्यों? क्योंकि अभी टैक्स भर के पैसा खत्म हो गया, कल को पैसा देना है तो कहां से देंगे, शेयर होल्डर को दे दिया प्रॉफिट वगैरह, तो कंपनी कहां से निकालेंगे पैसे? इसलिए एंटिसिपेटेड प्रॉफिट को बुक नहीं करना है, लेकिन लॉस अगर है तो उसके लिए प्रोविजन करना है। प्रोविजन करना है मतलब अकाउंट्स में बुक करना है कि ये खर्चा हो सकता है, तो शेयर होल्डर को, मैनेजमेंट को कोई डिसीजन ले सकते। क्लियर? कंसिस्टेंसी। बहुत बार क्या होता है, डेप्रिसिएशन के मेथड्स है रिटर्न डाउन वैल्यू और एक स्ट्रेट लाइन मेथड। व्हाट इज डेप्रिसिएशन? घसारा, मराठी में क्या बोलते हैं, घसारा, वेयर एंड टेयर। आज ये मैंने मोबाइल लाया, कल अगर बेचने जाऊंगा तो क्या सेम रेट में बिकेगा? क्या 6 महीने बाद मैं बेचूंगा तो क्या सेम रेट में बिकेगा? नहीं, क्योंकि टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, टेक्नोलॉजिकल अपडेट्स, पेयर एंड टेयर, उसके वैल्यू में जो डेप्रिसिएट होता है, डिमिनिशिंग होता है, उसको क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन। ये प्रोवाइड करना जरूरी है, क्योंकि उसकी लाइफ खत्म होने के बाद मुझे दूसरा एसेट लेना पड़ेगा ना, तो हर साल प्रॉफिट जो है वो कम होगा, उतना रिजर्व में मेरा फंड जमा होगा। तो डेप्रिसिएशन क्या है, इट इज वेयर एंड टेयर, घसा रहा है वो। क्लियर? तो डेप्रिसिएशन दो टाइप है, एक स्ट्रेट लाइन, ये साल, एक मोबाइल कितने साल चलेगा, 3 साल, 3 साल डिवाइडेड बाय 3 ईयर्स, 30,000 में लिया था, हर साल कितना हो गया, 10,000, 10,000, 10,000। दिस इज स्ट्रेट लाइन मेथड, ठीक है। दूसरा होता है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। रिटर्न डाउन वैल्यू मतलब हर साल 15% डिप्रिसिएशन। ये साल 1 लाख रुपए है तो 15% डिप्रिसिएशन प्रोवाइड किया, बचा कितना, 85,000। अगले साल 85 पे 15%, ऐसा करते 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 वो चलता रहेगा। दैट इज रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। फीफो लिफो भी रहता है। स्टॉक जो है, स्टॉक मैं अगर खरीद रहा हूं, जो पहले खरीदूंगा पहला बेचूंगा, वो क्या हो गया, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। मैंने 100 बॉटल खरीदे, जो पहला खरीदा था वो पहला बेचा, दैट इज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। क्लियर? एक होता है लीफो, बाकी बहुत सारे भी है, एक होता है लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। सबसे लास्ट जो खरीदा है उसको फर्स्ट बेच रहा हूं। तो अगर मैं हर साल चेंज करते रहूंगा सिस्टम, तो कंसिस्टेंसी अगर नहीं है तो क्या प्रॉब्लम होगा, मेरे अकाउंट सही से पिक्चर शो नहीं करेंगे। इसके लिए मुझे क्या करना है, कंसिस्टेंसी रखना है। एक होता है कैश बेसिस और मर्केंटाइल बेसिस। कैश अकाउंटिंग मतलब जैसे भी सीए है, खरीदना बेचना कुछ नहीं है, जितना मेरा रिसीट आया वो मेरा इनकम है, जितना मैंने खर्चा किया एक्सपेंस है, बराबर। तो देना कितना है, आना कितना है, वो रिकॉर्ड नहीं रखना है मुझे। जो आया मेरा इनकम, जो मैंने दिया मेरा एक्सपेंस, ये कैश बेसिस बोलते हैं इसको। मर्केंटाइल मतलब
मैंने किसी से सर्विस लिया है या सर्विस दिया है, पैसा आया नहीं वो देखना नहीं है, आपको क्या करना है, सब चीज रिकॉर्ड करना है. दिस इज मर्कंटाइल बेसिस. म्हणजे सॅलरी मला द्यायची आहे, पुढच्या महिन्यात द्यायची आहे, पण रेकॉर्ड करा आता या महिन्यात मी सेल केलंय, मला 2 महिन्यात पैसे येणार आहे, रेकॉर्ड करा. कुणाकडून परचेस केलंय, मला पैसे द्यायचे त्यांना, रिकॉर्ड करा. दैट इज मर्केंटाइल बेसिस. इससे क्या होता है, एट एक्चुअल उस साल में कितना सेल किया, कितना परचेस किया, कितना खर्चा किया, एक्चुअल में कितना प्रॉफिट आया, ये पता चलता है मर्केंटाइल बेसिस में. कैश बेसिस में वैसा नहीं होता. मान के चलो 10 लाख किसी ने एडवांस दे दिया, काम बाकी अगले साल, कैश बेसिस में पूरा का पूरा 10 लाख इनकम में चला जाएगा. अगले साल जब काम करूंगा तो वो खर्चे में चला जाएगा. पिक्चर क्लियर नहीं होगा. या वर्षी एकदम प्रॉफिट दिसेल 10 लाख, पुढच्या वर्षी 10 लाखाचा खर्च दिसेल, मग पिक्चर प्रॉपर नाही दिसणार. म्हणून कुठलंही एक मेथड वापरा, कन्सिस्टन्सी. कॅश वापरत असेल ना तर कॅश कंटिन्यू करा, मर्कंटाइल असेल तर मर्कंटाइल कंटिन्यू करा. मागच्या वर्षी कॅश होता, ह्या वर्षी मर्कंटाइल, मग पिक्चर सही से नहीं दिखेंगे, धुंधला हो जाएगा पूरा. क्लियर. मटेरियलिटी. कोई चीज से मेरा अगर डिसीजन चेंज होता है तो क्या है, मटेरियल. मान के चलो 100 करोड़ की कंपनी है, कितनी, 100 करोड़ की. अगर एम्प्लॉय ने 10,000 रुपए चोरी किया, 10,000 रुपए चोरी किया, या 1 लाख रुपए चोरी किया, क्या वो 1 लाख रुपए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, शेयर होल्डर को जनरल मीटिंग में बताना चाहिए कि ये एम्प्लॉय ने 1 लाख रुपए चोरी किया, इसको जेल जेल भेजना चाहिए? उससे क्या कंपनी के डिसीजन में चेंज होगा, या डायरेक्टर या जो मैनेजमेंट है उनका डिसीजन कुछ चेंज हो सकता है क्या? हो सकता है? नहीं हो सकता. वो उनके लिए चिल्लर है. 1 लाख ही है ना, 100 करोड़ के टर्नओवर कंपनी है, 1 लाख है तो ठीक है, वो नीचे अकाउंट लेवल में मैनेज कर लेंगे. ठीक है. अगर वही 10 लाख की टर्नओवर की कंपनी है, 1 लाख अगर उसने मैनेजर ने चोरी किया तो उसके लिए फर्क पड़ेगा ना. तो ये है मटेरियल. मतलब अगर मेरा डिसीजन चेंज हो सकता है उसके वजह से, तो क्या है, वो मटेरियल है मेरे लिए. मटेरियल मीन्स मेरे लिए मेरा डिसीजन चेंज हो सकता है, मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, उसके लिए मैं क्या करूंगा, सेफ्टी मेजर्स, डिसीजन मेकिंग चेंज करना पड़ेगा ना मुझे. समजलं. ज्या गोष्टीमुळे मॅनेजमेंटचा डिसिजन चेंज होऊ शकतो, दैट इज मटेरियल. ठीक है. और वो मटेरियल अगर है तो अकाउंट में रिपोर्ट करना है, नहीं तो नहीं करना है. क्लियर. तो ये बेसिक कंसेप्ट थे, अजम्पशन, कन्वेंशंस, रूल्स. इसमें हर एक आपको यूज होगा ऐसा नहीं है, लेकिन आपका जो अकाउंट्स है इसके ऊपर निर्भर है. अभी अगले लेक्चर में डेबिट क्रेडिट जो है ये प्रैक्टिकली हम लोग समझेंगे. ट्रांजैक्शंस कैसे होते हैं, क्या होते हैं, कैसे उसको रिकॉर्ड करना है. उसके बाद इमीडिएटली विल स्टार्ट विथ टैली. ठीक है. एक बार अगर वो एक बार ब्रशअप करेंगे और अच्छे से समझेंगे लॉजिकली हर ट्रांजैक्शन को कैसे एनालाइज करना है, कैसे दिमाग में लाना है, कैसे प्रोसेस करना है. दिमाग में पिक्चर बनना चाहिए. किसी ने पैसा दिया तो अकाउंट्स में किधर घूमेगा, असेट है, लायबिलिटी है, डेबिट है, क्रेडिट है, सेल है, परचेज है, ये पूरी चीजें जो है अगले लेक्चर में एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे. आपके जो डेबिट क्रेडिट के रूल है ना एकदम परफेक्ट हो जाएंगे. ठीक है. उसके बाद इमीडिएटली विल स्टार्ट विथ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अकाउंटिंग इन टैली. तो यहां तक किसी को कोई डाउट है?